So, hello everyone, myself Ramesh Fashni and welcome back to my YouTube channel. So, आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 12 का एक और नया टॉपिक. So now let's get started. So आज हम जो टॉपिक सीखेंगे वो होंगे दो टॉपिक, ठीक है. मतलब आज हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे. पहला टॉपिक हमारा प्रपोर्शन, ठीक है. प्रपोर्शन क्या होता है, ठीक है. इससे पहले हम लेक्चर 1 में रेशियो सीख चुके हैं, ठीक है. आज हम प्रपोर्शन सीखेंगे. इसके बाद एक और टॉपिक है, ठीक है, वो क्या है, यूनिटरी मेथड. इसी वीडियो में सीखेंगे. पहले हम प्रपोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं. जैसे रेशियो का साइन मैंने बताया था लेक्चर में, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जाके आप इस चैप्टर की वीडियोस देख सकते हो. तो वहाँ पे लेक्चर 1 होगा, तो वहाँ पे जाके आप रेशियो को समझ सकते हो, ठीक है. तो रेशियो का साइन होता है ये 2 डॉट्स. इसको हम प्रोनाउंस करते हैं इस 2 से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है. अब प्रपोर्शन, आपको पता है कि जब दो फ्रैक्शंस इक्वल होते हैं, जैसे कि मान लो 2/3 बराबर है 8/12 की, है ना. ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, जब दो फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल होती है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं. और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या होती है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है. तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो 2/3 आएगा. तो यानी ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ठीक है. 2/3 का मतलब क्या है, मैंने बताया था फ्रैक्शन को रेशियो में कैसे चेंज करना है और रेशियो को फ्रैक्शन में. तो 2/3 का मतलब है 2:3 और 8/12 का मतलब 8:12. जब 2/3 और 8/12 बराबर है तो ये जब इन दोनों को हमने रेशियो में चेंज कर दिया तो ये भी बराबर होंगे, है ना. इन दोनों को हमने चेंज कर दिया तो ये भी बराबर होंगे. तो प्रपोर्शन का बेसिकली ये मतलब है कि व्हेन टू ratios आर इक्वल then we can say that they are in proportion. Sorry. कि जब दो रेशियोज इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं देन वी कैन से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है. कि मान लो जैसे कि यहाँ पे दो फ्रैक्शंस इक्वल थे 2/3 या 8/12, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ, 2:3 और 8/12. अब आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो पता है. अगर आपने नहीं देखा तो फ्रैक्शन चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाके आप फ्रैक्शंस की वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है. मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं. कि अगर दो फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल है तो वो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा. क्योंकि 1 तो हर नंबर का फैक्टर है, तो हर दो नंबर का कॉमन फैक्टर आ जाएगा. इसलिए 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना. तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा फ्रैक्शन, ठीक है. 2:3 और 8:12, तो ये दोनों इक्वल हो गए. तो यहाँ हम इक्वल टू साइन को रिप्लेस कर देते हैं प्रोपोर्शन के साइन से. प्रोपोर्शन का साइन होता है 4 डॉट्स, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ, 2:3 प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शन में 8:12 की. 2:3 प्रोपोर्शन में 8:12 की. क्योंकि ये दोनों है ना, जब ये दोनों हमने फ्रैक्शन में करा, ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो इनका मतलब इनके रेशियोज भी इक्वल होंगे. क्योंकि हमने 2/3 को रेशियो में चेंज कर दिया 2:3, 8/12 को रेशियो में चेंज कर दिया 8:12. ये दोनों रेशियो में आ गए, तो जब इनके फ्रैक्शन बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, ठीक है. इसको बस हमने फॉर्म चेंज कर दी, बस इन दोनों की हमने फॉर्म चेंज कर दी. 8/12 को 8:12 और 2/3 को 2:3. तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल टू साइन को हमने चेंज कर दिया प्रोपोर्शन के साइन से. तभी तो हमने कहा है कि प्रोपोर्शन क्या होता है, क्या चीज है, कि जब दो रेशियोज बराबर हैं, यहाँ पे दो रेशियोज बराबर हैं 2:3 और 8:12, 2 रेशियोज आर इक्वल, देन वी कैन से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है. और प्रोपोर्शन का साइन क्या होता है, 4 डॉट्स. दे आर इन प्रोपोर्शन, कि जब दो रेशियोज इक्वल है तो इक्वल टू का साइन हटा के हम है ना, वहां पे प्रोपोर्शन का साइन लगा देंगे. हम कह देंगे कि वो दोनों रेशियोज प्रोपोर्शन में, ठीक है. अब एक बात बताऊंगा मैं आपको, दो टर्म होते हैं, मिडल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स. ये आपकी बुक में लिखी है ना, ब्लैक हाईलाइट में लिखी हुई है, मिडल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स. जैसे मान लो कि ये मैंने दो फ्रैक्शन लिखे थे 2:3, है ना, ये दोनों इक्वल है, तो यानी ये दोनों प्रपोर्शन में है ना. देन वी कैन से दैट दे आर इन प्रपोर्शन. तो ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं, ठीक है. स्टार्टिंग में ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल थे, तो जब हमने फ्रैक्शन को रेशियो में चेंज करा तो रेशियो भी इक्वल है, ठीक है. रेशियो को इक्वल कैसे चेक करते हैं, है ना. रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज कर लो और फ्रैक्शन को चेंज करके देख लो कि वो दोनों इक्वल है. जब फ्रैक्शन इक्वल आ रहे हैं तो रेशियो भी इक्वल होंगे, ठीक है. जब रेशियो इक्वल है तो हम कह सकते हैं प्रोपोर्शन में. तो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शन का साइन लगा दिया, ठीक है. तो ध्यान देना,
ये जो हमारा प्रपोर्शन, ये पूरी स्टेटमेंट है कि 2:3 प्रपोर्शन में है 8:12 के बीच में प्रपोर्शन के साइन और यहाँ पे 2 रेशियो। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में मतलब ये जो हमारी मतलब ये समझ लो इस स्टेटमेंट में, ठीक है, कि जो हमारा पहला टर्म है ना, इस रेशियो में 2 नंबर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, बीच में प्रपोर्शन के साइन, और इस रेशियो में 2 नंबर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ये जो हमारा पहला नंबर है इसे हम कह देंगे फर्स्ट टर्म, इसे कह देंगे हम, है ना, ये जो हमारा 3 लिखा है, दूसरा नंबर है उसे कह देंगे हम सेकंड टर्म, जो तीसरा नंबर है उसे हम कह देंगे थर्ड टर्म, और जो चौथा नंबर है उसे हम कह देंगे फोर्थ टर्म। ठीक है, इतना समझ लो। तो जो हमारे फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म होंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, वो होंगे हमारे एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म्स मतलब बाहर वाले। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ एक्सट्रीम टर्म्स कौन से होंगे? फर्स्ट एंड फोर्थ। और मिडिल टर्म्स कौन से होंगे? जो बीच में बच गए, यानी कि सेकंड एंड थर्ड। समझ गए? मिडिल टर्म्स क्या होती हैं कि जो जब हम 2 रेशियोज को प्रोपोर्शन के साइन के साथ लिख रहे हैं तो उसमें जो फर्स्ट और जो हमारे फर्स्ट और फोर्थ टर्म होगा, यानी फर्स्ट और जो फोर्थ नंबर होगा, उन्हें हम कहेंगे एक्सट्रीम टर्म्स, और जो अंदर के दोनों बच गए यानी सेकंड एंड थर्ड टर्म, वो होंगे हमारे मिडिल टर्म्स। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड नंबर वो होंगे मिडिल टर्म। इतना समझ लो, मिडिल में है तो मतलब अंदर वाले, एक्सट्रीम में तो मतलब बाहर वाले। ठीक है, तो बाहर वाले को हम कहेंगे यानी फर्स्ट और फोर्थ को एक्सट्रीम टर्म्स, और सेकंड एंड थर्ड को कहेंगे मिडिल टर्म्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि अगर मान लो ये दोनों रेशियोज प्रोपोर्शन में है तो इसमें एक्सट्रीम टर्म और मिडिल टर्म कौन सी है, तो वो बताओ। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है कि नहीं, है ना, अगर हैं तो इसमें मिडिल टर्म एक्सट्रीम टर्म क्या है वो आप लिख दोगे। फर्स्ट और फोर्थ टर्म आपके एक्सट्रीम टर्म हो जाएंगे, और सेकंड और थर्ड मिडिल टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ का प्रोपोर्शन क्या होता है कि जब अगर 2 फ्रैक्शन इक्वल हैं तो उनका मतलब रेशियोज भी इक्वल है उनके, है ना। जब उनको हमने रेशियोज में चेंज कर दिया तो वो भी इक्वल होंगे, क्योंकि रेशियोज को जब इक्वल हम करते हैं तो उसको कैसे चेक करते हैं? रेशियोज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो और उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म देख लो कि इक्वल आ रही है। जब फ्रैक्शंस इक्वल है तो रेशियोज भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो रेशियोज इक्वल है तो इसका मतलब इक्वल की जगह हम प्रपोर्शन लगा देंगे, क्योंकि जब रेशियोज इक्वल होते हैं तो हम कह देते हैं कि वो रेशियोज प्रपोर्शन में है। तो यहाँ पे 2:3 प्रपोर्शन में 8:12 के। अब आप इसको 2:3 की जगह 8:12 प्रपोर्शनल टू, है ना, यानी प्रपोर्शन में है 2:3 के, ऐसे भी लिख सकते हो। बात वही है, 8/12 बराबर 2/3 या 2/3 बराबर 8/12, बात तो एक ही है ना। बस वहाँ पे ये होगा मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म बदल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे एक्सट्रीम टर्म कौन से हो जाएंगे? 2 और 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये फर्क पड़ जाएगा। तो ये था, है ना, आपका आज का पहला टॉपिक प्रपोर्शन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट टॉपिक। सो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिटरी मेथड क्या होता है? ऐसा मेथड जिसमें हम है ना, जिसमें हम पहले हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, है ना। ऐसा मेथड है जिसमें फर्स्ट वी फाइंड दी वैल्यू ऑफ 1 यूनिट and then we find the value of required units। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन में कुछ यूनिट्स की वैल्यू दी हो। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं दे देता हूँ मान लो 10 बुक्स की कॉस्ट है, 10 बुक्स की कॉस्ट है ₹100, है ना। 10 बुक्स की कॉस्ट है रुपीज़, चलो 100 की जगह हम ले लेते हैं 500 ले लेते हैं। 10 बुक्स की कॉस्ट है ₹500। ठीक है, तो जब हमें मान लो क्वेश्चन में दिया हो कि 10 बुकों की कॉस्ट है ₹500, आपको कॉस्ट निकालनी है 20 बुकों की, 20 बुक की आपको कॉस्ट निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे काम आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, यूनिटरी मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, कौन सा मेथड? यूनिटरी मेथड, जिसमें कि पहले आप फाइंड करते हो वैल्यू ऑफ 1 यूनिट एंड देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड यूनिट। यहाँ पे यूनिट क्या हो गया? हमारी बुक्स, कि पहले हम 1 बुक की कॉस्ट निकालेंगे, वैल्यू क्या हो गई? कॉस्ट हो गई। यूनिट क्या हो गई? यहाँ पे बुक्स हो गई। तो पहले हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, यानी 1 बुक की कॉस्ट निकालेंगे, फिर हम रिक्वायर्ड यूनिट्स की वैल्यू निकालेंगे, यानी रिक्वायर्ड बुक्स की कॉस्ट निकालेंगे। तो 1 बुक की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? देखो, जब 10 बुक्स की ₹500, तो 1 बुक की कितनी हो जाएगी? 1 बुक की कितनी हो जाएगी? ये मैंने बताया था, यूनिटरी मेथड को इतना समझ लो, ज्यादा, है ना,
ज्यादा की दी हो, दी हो, ये आई है, दी हो, और कम की निकालनी हो, तो डिवाइड करो। एक तो ये रूल याद कर लो, और कम की दी हो और ज्यादा की निकालनी हो तो मल्टीप्लाई करो। है ना, कम की जगह आप एक की कर लो, है ना, क्योंकि यूनिटरी मेथड में तो हमेशा एक की वैल्यू निकालोगे पहले आप, तो यहाँ पे कम की जगह आप एक की कर लो। ठीक है, कम की पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, कम की में तो कुछ भी आ सकता है, कितनी भी यूनिट हो सकती हैं, 1 की लिख लो आप। ठीक है, जब ज्यादा की दी हो और 1 की निकालनी हो तो आप डिवाइड करोगे। ये यूनिटरी मेथड के लिए 2 रूल हैं, इसे याद कर लो, पूरा यूनिटरी मेथड खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो पूरा हो जाएगा। और ये दोनों रूल्स हैं। ठीक है, एक की दी हो और ज्यादा की निकाल ली। मैं बहुत, है ना, जितने भी चैप्टर में ये चीज अप्लाई हुई है, मेंसुरेशन चैप्टर में मैंने बहुत बार बताया है कि अगर आपको एक की ज्यादा की दी हो और कम की निकालनी है, ज्यादा की दी हो और एक की निकालनी हो तो क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे, और एक की दी और ज्यादा की निकालनी हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मैं कम की बोल देता था, कम की मेरा मतलब था एक की, है ना, एक की वैल्यू, यानी अगर एक की वैल्यू दी हो और ज्यादा की वैल्यू निकालनी हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे, और ज्यादा की दी हो और एक की वैल्यू निकालनी हो तो आप डिवाइड करोगे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे यूनिटरी मेथड के 2 रूल बताए थे कि ज्यादा की दी और एक की निकालनी तो आप डिवाइड करोगे, और एक की दी और ज्यादा की निकालनी तो आप मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया था कि 10 बुक की कॉस्ट है रुपीज 500, तो आप 1 बुक की कॉस्ट निकालोगे। 1 बुक की कॉस्ट क्या हो जाएगी, ठीक है, 1 बुक की कॉस्ट हो जाएगी आपकी, है ना, आप ज्यादा की दी और एक की निकाल रहे हो तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो 500/10 करोगे, ना कि 10/500। क्यों, मैं बताता हूँ, ये चीज़ें मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि जैसे मान लो, जैसे अपॉन में 10 है तो इसका मतलब आप न्यूमरेटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, है ना। जब अपॉन में 10 है तो इसका मतलब न्यूमरेटर को आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, वही तो होगा। जैसे मान लो 9 है, नीचे 3 है, तो इसका मतलब क्या आएगा, 3 3 या 9। तो जब हमने डिवाइड करा, तो डिवाइड का मतलब बेसिकली क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में बांटना। तो जब 9/3 करते हैं तो आंसर आता है 3, है ना। जब 9 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। सेम यहाँ पे वही चीज समझो कि जब डिनोमिनेटर में 10 है, ऊपर क्या है, हमारी कॉस्ट है, ऊपर क्या है, हमारी कॉस्ट है, और कॉस्ट किसकी है, 10 बुक्स की, है ना, 10 बुक्स की, तो हर बुक की कॉस्ट तो सेम होगी। तो जब डिनोमिनेटर में 10 है, इसका मतलब हम न्यूमरेटर को जब इसको डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, है ना, 10, और हमारी वैल्यू क्या आ रही है, एक की वैल्यू आ रही है। तो जो हमारी एक की वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी हमारी, क्योंकि जब ऊपर कॉस्ट है तो वो कॉस्ट होगी, जो हमारी ऊपर कॉस्ट है वो कॉस्ट निकलेगी, और वो कॉस्ट किसकी निकलेगी, 1 बुक की निकलेगी। समझो ध्यान से, जैसे 9/3 करा तो 3 3 या 9 होता है ना, तो यानी मतलब 9 को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसमें से एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। सेम यहाँ पे कि जब हम 500/10 कर रहे हैं तो हम 500 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम एक की वैल्यू ले रहे हैं, एक की वैल्यू हमारी आ रही है। यही होता है डिवाइड का मतलब, न्यूमरेटर को 10, जितने भी डिनोमिनेटर में उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना और एक की वैल्यू आना। एक की वैल्यू हमारी आ रही है, कितनी आ रही है, 50 आ रही है। अब वो 50 क्या है, ऊपर क्या था हमारा 500, यानी 500 क्या थी, हमारी कॉस्ट थी, प्राइस थी, है ना, 500 रुपीज थे। तो हमने 500 रुपीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद, है ना, 500 किसकी कॉस्ट थी, 10 बुक्स की। तो जब हम 500 जो हमारी कॉस्ट है उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अब ऐसा तो नहीं है कि एक बुक 50 रुपए की तो एक बुक 100 रुपए की, सारी बुक्स इक्वल कॉस्ट की होंगी। तो हमने 10, है ना, जो हमारी कॉस्ट है उसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और 10 बुक की वो कॉस्ट थी। तो जब जो हमारा एक पार्ट निकला वो क्या होगी, 1 बुक की कॉस्ट होगी, 1 बुक की कॉस्ट होगी वो। समझ गए ध्यान से, है ना। जैसे हमने 9/3 करा तो हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 9 को, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है। तो हमारी जब 9 को हमने 3 से डिवाइड करा तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया,
डिवाइड करने के बाद हमारी एक यूनिट की वैल्यू आई, वो क्या आई हमारी 3, एक हिस्से की वैल्यू आई। सेम यहाँ पे जब हम 500 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 500 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। और जो हम डिवाइड कर रहे हैं 500, है ना, 500 को डिवाइड, जो हम 500 डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो 500 क्या है हमारी कॉस्ट है, किसकी, 10 बुक्स की। अब हम 10 बुक्स की कॉस्ट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, है ना, और वो जो हम डिवाइड करेंगे वो भी कॉस्ट ही निकलेगी, 10 इक्वल पार्ट्स में कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना, तो कॉस्ट बढ़, है ना, 10 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगी और हमारी एक की वैल्यू आ जाएगी, एक हिस्सा आ जाएगा उसमें से, वो क्या है एक हिस्सा 50, वो एक हिस्सा क्या है 50, वो 50 क्या है हमारा कॉस्ट है, कॉस्ट है। तो जब 500 क्या है 10 बुक की कॉस्ट है, और जब 500 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और उसमें से एक हिस्सा निकाल रहे हैं, तो क्या होगी, एक बुक की कॉस्ट होगी ना, है ना, एक बुक की कॉस्ट होगी, क्योंकि जब 500 10 बुक की कॉस्ट है और उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो एक हिस्सा निकल रहा है, और 10 के 10 पार्ट्स इक्वल है, एक हिस्सा निकल रहा है, तो एक हिस्सा क्या होगी कॉस्ट होगी। तो एक हिस्सा किसकी कॉस्ट होगी, एक बुक की कॉस्ट होगी, एक हिस्सा एक बुक की कॉस्ट होगी, क्योंकि सारी बुक्स तो इक्वल कॉस्ट की होंगी और इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो जो हमारा एक हिस्सा निकलेगा वो, है ना, वो एक जो हमारा हिस्सा निकलेगा वो दूसरे हिस्से के बराबर होगा, यानी जो हमारी 10 बुक्स हैं इसमें से 1 बुक की कॉस्ट निकल जाएगी, 1 बुक की कॉस्ट निकल जाएगी, है ना, क्योंकि जब मतलब 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारी नंबर ऑफ बुक्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स हैं। जब हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी 500 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो 500 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। 500 क्या है हमारी कॉस्ट है 10 बुक्स की, तो जब हम 500 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसमें से हमारा एक हिस्सा निकल के आ रहा है डिवाइड करके, वो हमारा एक हिस्सा क्या है 50। जब ऊपर कॉस्ट है तो वो कॉस्ट ही निकलेगी, जब ऊपर कॉस्ट है 500 कॉस्ट है तो जब कॉस्ट को डिवाइड करोगे तो कॉस्ट ही निकलेगी, ठीक है। तो हमारी कॉस्ट निकल आई है 50 किसकी कॉस्ट निकली, जब 500 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और 500 क्या है 10 बुक की कॉस्ट है, तो एक हिस्से की हमने एक, है ना, तो 500 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके हमने एक हिस्सा निकाल लिया, एक हिस्से की कॉस्ट निकाल ली, तो वो एक हिस्से की कॉस्ट क्या है, तो हमारा एक हिस्सा क्या हुआ एक बुक हुआ। समझ गए। अब आपको, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा मतलब रिवाइंड करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सा है कि डिवीजन आपको मैंने आपको समझा दिया कि जैसे मान लो 8/2 है, तो यानी 4, कि जब हम 8 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी एक हिस्से की वैल्यू आ गई 4। 8 को हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, है ना, क्योंकि डिवीजन में 2 है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, तो एक की वैल्यू क्या आ गई हमारी, एक हिस्से की वैल्यू निकलती है डिवाइड करने पे, एक हिस्से की वैल्यू आ गई हमारी 4। सेम यहाँ पे जब हमने 500 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा तो हमारे एक हिस्से की वैल्यू आ गई, है ना, एक हिस्से की वैल्यू आ गई, और जब हमारी 500 कॉस्ट थी रुपीस में थी, तो हम जब कॉस्ट को डिवाइड करेंगे तो जो हमारा एक हिस्सा नहीं आएगा वो भी कॉस्ट ही होगा, वो भी एक कॉस्ट ही होगी, तो वो भी रुपीस में होगी, तो ₹50 आ गई, है ना, ₹50 आ गई, है ना। और ये ₹50 किसकी कॉस्ट होगी, एक बुक की कॉस्ट होगी, क्योंकि जब हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, है ना, और वो जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारी 10 बुक्स की कॉस्ट है, तो हमारी जब एक हिस्सा निकलेगा वो एक हिस्से की कॉस्ट होगी, यानी एक हिस्सा क्या है हमारे एक बुक की कॉस्ट होगी, ठीक है, एक बुक की कॉस्ट होगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैंने बताया था, वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, आपको समझ में आ गया। यूनिटरी मेथड में बस इतना ध्यान रखना, ज्यादा की दी हो और एक की निकालनी हो तो डिवाइड करो, और एक की दी हो और ज्यादा की निकालनी हो तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ पे 10 बुक्स की दी थी, एक बुक की निकालनी थी, हमने डिवाइड कर दिया। अब जब हमने एक बुक की निकाल ली कॉस्ट, इससे हमें क्या निकालना है, 20 बुक्स की कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि मैंने बताया था फर्स्ट वी फाइंड दी वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, जितने भी यूनिट की हमें वैल्यू दी है उससे पहले हम एक यूनिट की वैल्यू एक वैल्यू, है ना, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम उससे रिक्वायर्ड वैल्यू, है ना, वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड यूनिट निकालेंगे, जितनी भी हमें रिक्वायर्ड यूनिट्स दी हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे। जितनी यूनिट्स क्वेश्चन में दी हैं पहले उससे एक यूनिट की वैल्यू निकाल दो और इस एक यूनिट की वैल्यू से रिक्वायर्ड यूनिट्स की वैल्यू निकाल दो। जैसे कि यहाँ पे 10 बुक की कॉस्ट ₹500 दी थी, तो हमने एक बुक की कॉस्ट निकाल दी 500/10, यानी ₹50, ठीक है। तो ₹50 क्या है, ये ₹50 एक बुक की कॉस्ट क्यों है ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। ₹50 आ गई, ये हमारी एक बुक की कॉस्ट आ गई, 1 बुक की कॉस्ट क्या आ गई ₹50। तो एक की दी है और ज्यादा यूनिट्स की निकालनी है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो 1 बुक की दी आपकी 50 और 20 बुक्स की कितनी हो जाएगी, 20 बुक्स की कितनी हो जाएगी 20 × 50, है ना, सिंपल सा यूनिटरी मेथड है। 20 × 50, 2 5 या 10, है ना। जब बताया था ना जीरो लगे हो तो नंबर को मल्टीप्लाई कर लो और जीरो जितने हैं उतने लगा दो, 2 5 या 10 और 2 जीरो और है 2 जीरो और लगा दो, ₹1000। ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दिया। ऐसे ही क्वेश्चन और कठिन होते जाएंगे, बस कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी, लेकिन ध्यान रखना कि ज्यादा की दी हो और एक की निकालनी हो
ठीक है, तो डिवाइड करो और एक की दी है ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और किससे किसको डिवाइड करना है ये मैं आपको समझा चुका हूँ। बच्चे इसी में कन्फ्यूज होते हैं, यहाँ पे बच्चे 10/500 कर देते हैं, है ना। अब आपको 10 को 500 इक्वल 5 में डिवाइड कर दोगे तो क्या कर लोगे, है ना, क्योंकि 10 बुक्स दी हैं, तो है ना। तो जब किसी चीज को 10 इक्वल 5 में डिवाइड करोगे तो जो हमारा एक हिस्सा निकलेगा वो क्या होगी, एक हिस्से की कॉस्ट होगी, तो वो हमारी क्या होगी, एक बुक की कॉस्ट होगी। 500 इक्वल 5 में हम डिवाइड करके क्या कर लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 10 बुक की कॉस्ट दी है, 500 बुक है ना, 500 इक्वल 5 में डिवाइड करेंगे क्या कर लेंगे, 10 इक्वल 5 में डिवाइड करेंगे तो हमारी उससे एक बुक की कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक यूनिटरी मेथड। सो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने जो टॉपिक करे थे वो था पहला हमारा प्रोपोर्शन और दूसरा था यूनिटरी मेथड। ठीक है, आई होप अगर आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें ताकि जब भी ये चैप्टर खत्म हो तो आप इस चैप्टर के है ना टेस्ट पेपर देख सकते हो। और मैंने चैप्टर 8 से टेस्ट पेपर डालना शुरू करा है, तो आप वहाँ पे जाके वो पुराने टेस्ट पेपर भी देख सकते हो। और उनकी वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए और पुराने चैप्टर की वीडियोस देखने के लिए मेरे सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो मैंने अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं उन सबकी प्लेलिस्ट की लिंक लाइन वाइज दी हुई है, तो वहाँ पे जाके आप हर चैप्टर की वीडियोस अलग से देख सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।